शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन है 82 और यह है कि विच एलिमेंट इन ग्रुप 1A हैज द लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आप जानते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो अगर है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनको आप ट्रिपलेट्स में याद रखा करें। शायद अब तो बिल्कुल एंड है, लेकिन मुझे यकीन है जिस तरह आप कर सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो ये है, ये कहते हैं कि विच एलिमेंट इन ग्रुप 1A हैज द लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और फिर सीजियम है, तो ज़ाहिर है हमारे पास फिर सीजियम इसका आंसर होगा। आंसर डी सही है। 82 में डी की लिखने की जरूरत है। 82 में डी सही है। 83 कहते हैं कि विच स्टेटमेंट अबाउट द आयोनिक रेडियाई इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट, कैटायंस आर ऑलवेज लार्जर, नो। एनायंस आर ऑलवेज स्मॉलर, नो। कैटायंस आर स्मॉलर एंड एनायंस आर लार्जर। लाइक ये देखें कि सोडियम है तो इसमें होते हैं गैसियस स्टेट में है तो 3 शेल्स हैं, और जब ये कैटायन बनाएगा सोडियम आयन आते हैं गैसियस स्टेट में तो एक शेल इसका खत्म हो गया। इसमें 3 शेल्स थे, ठीक है जी, यानी 2, 8 और 1 ये इलेक्ट्रॉन्स है इसके, और इसके हैं 2 और 8, 2 शेल्स हैं, साइज इसका कम हो गया है। एनायन में ये होता है कि क्लोरीन है, मिसाल के तौर पे गैस, एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये क्लोराइड आयंस बने हैं। अब शेल तो इसमें भी वही 3 है, ठीक है जी, 2, 8, 8 ये शेल्स हैं इसके, 2, 8, 7 और एक इलेक्ट्रॉन आ गया है तो 2, 8, 8 ये कन्फिगुरेशन हुई। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के आने से बाकी जो 17 इलेक्ट्रॉन्स थे उन पे अट्रैक्शन डिक्रीज हो गई। तो जब डिक्रीज हो गई तो क्लाउड जरा एक्सपैंड कर गया। जब ये क्लाउड एक्सपैंड करेगा तो ये उस दूसरे के करीब जाता है, वो भी एक्सपैंड हो जाता है, फिर इनकी रिपल्शन बढ़ जाती है, तो लिहाजा साइज काफी बढ़ता है। अगर आप इसके एक इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, मतलब इसके एटम को देखेंगे तो ये तकरीबन 99 पिकोमीटर है, 100, और जब इसको देखेंगे तो ये इसका डबल हो जाता है, तकरीबन 198 पिकोमीटर तक इसका साइज बढ़ जाता है। सो सी ऑप्शन है 83 में, 83 में सी। अच्छा, फिर कहते हैं कि 84 विच वन एमंग द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो जनरल बात याद रखें, जनरल कि ये है आपके पास कार्बन, कार्बन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेन और लेड। चाहे इनके मानो ऑक्साइड्स हो लाइक CO और CO2 सबके बनते हैं, मानो ऑक्साइड्स भी SiO, SiO2, और इसी तरह जर्मेनियम के भी मानो ऑक्साइड और इसका डाइऑक्साइड सबके बनते हैं। इस तरह मैं ये कह रहा हूं कि ये जो दोनों है, ये दोनों ये एसिडिक हैं, इनके अलावा जितने भी हैं यानी ये वाले ये एसिडिक हैं, और ये बाकी जितने भी हैं तो दे आर एम्फोटेरिक। यहां से आगे जो जितने भी हैं तो एम्फोटेरिक है, ठीक है जी। तो आपने जरा जनरल बात जो है वो याद रखनी है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन जो है वो डी सही है। कहते हैं विच वन, 84 में ना, कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये है जर्मेनियम, टेन और लेड के मोनोऑक्साइड्स। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 84 में डी है, 84 में डी ऑप्शन। आगे जाइएगा 85, कहते हैं कि विच ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सिलिकॉन इज हीटेड स्ट्रांगली एंड ऑक्सीजन। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड पैदा होता है, ये रिएक्शन है, सिलिकॉन है, सॉलिड है, ऑक्सीजन है, अगर आप इसे हीट करेंगे, इसलिए अपॉन हीटिंग के सिलिकॉन काफी स्टेबल है, सिलिकॉन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, और आप इसे हीट करेंगे तो फिर ये एक कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल इसके इस तरह बन जाते हैं। मैंने एन लगाया कि ये लॉन्ग एक चेन है, कोवेलेंट क्रिस्टल इसके होते हैं। तो ये होगा SiO2, यानी 85 में सी सही है, 85 सी। अच्छा, और कोशिश करें, ये आपके एमसीक्यूज वगैरह मुझे मिलते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स के, तो बराए मेहरबानी ये आउट ऑफ कोर्स पुराने जो एमसीक्यूज होते हैं जो आपके कोर्स में नहीं होते, जरा उनको क्रॉस कर लिया करें या उनके ऊपर कागज वगैरह लगा लिया करें। गैर जरूरी चीजें आप ना पढ़ें, जितने भी एमसीक्यूज हैं तो उनमें काफी सारे आउट ऑफ कोर्स आ जाते पुराने कोर्स से, तो बराए मेहरबानी वो ना पढ़े, ठीक है जी। तो सिर्फ कोर्स के मुताबिक जाए, सिलेबस सामने रखें, एमडीकेट वाला। कहते कि which of the following describes the trend in the electronegativity in group 1A। ग्रुप 1A में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती है। ये जनरल पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को इस तरह लिख लेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो डाउन लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप इसमें डिक्रीज आएगा।
तो आप सिंपल इस तरह के टेबल बना दें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के लिए कि ये प्रॉपर्टीज वो हैं कि जिनमें इंक्रीज आएगा लेफ्ट टू राइट, फिर इधर ऐसी प्रॉपर्टीज जिनमें डिक्रीज आता है, और फिर जब ये टेबल दोनों अलग अलग आप बना देंगे तो फिर दो और बना दें कि डाउन द ग्रुप ऐसा टेबल कि जिसमें डाउन द ग्रुप डिक्रीज आए, और फिर एक ऐसा टेबल कि जिसमें डाउन द ग्रुप उन प्रॉपर्टीज में इंक्रीज आए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लेट्स से डाउन द ग्रुप डिक्रीज आएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है जी, और इसके अलावा डाउन द ग्रुप इंक्रीज आता है तो न्यूक्लियर चार्ज है, एटॉमिक साइज है, वगैरह वगैरह। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज आता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज आता है तो एटॉमिक साइज है। और जनरल ट्रेंड ये भी याद रखें कि जो प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, सिवाय डेंसिटी के। डेंसिटी लेफ्ट टू राइट भी बढ़ती है, एस ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, और डाउन द ग्रुप भी बढ़ती है। अच्छा जी, तो कहते हैं 86 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द ट्रेंड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप 1A। सो ये सेकंड ऑप्शन है, ट्रेंड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये है डिक्रीज डाउन द ग्रुप। 86 में बी ऑप्शन करेक्ट है। 87 को पढ़ लीजिएगा। एटी 86 में बी और 87 में कहता है कि पोटाशियम सुपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस। याद रखें, नॉर्मल ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो सिर्फ हाइड्रोक्साइड बनेगा, पर ऑक्साइड रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। सुपर ऑक्साइड जब रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाती है। मैं इन सब में से एक एक लिख लेता हूं, चलें, कि ये नॉर्मल ऑक्साइड है, लिथियम का नॉर्मल ऑक्साइड, और ये पानी के साथ रिएक्शन करता है तो ये प्रोसेस इस तरह होता है। याद रखें, ये -2 है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इस इलेक्ट्रॉन देता है, ये ले लेता है, तो हमारे पास प्रोडक्ट आता है लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड, डिसॉल्व फॉर्म में होगा। लेकिन अगर आपने पर ऑक्साइड लिया Na2O2 तो फिर ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा है, तो वो रिएक्शन तो हो जाता है, वो तो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इसमें है वो फिर पानी के साथ मिलके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना देगा। लेकिन अगर सुपर ऑक्साइड है, लाइक ये देखें, तो इसमें फिर बहुत ज्यादा है ऑक्सीजन की मिकदार। और अगर आप रेशो को चेक करना चाहें तो ये है लिथियम ऑक्साइड, जरा इसकी रेशो को देखें, तो 1 के लिए 2 के लिए 1 है, तो 1 के लिए 0.5 होगा। अगर आप ये देखेंगे सोडियम परऑक्साइड, तो 2 के लिए 2 ऑक्सीजन है तो 1 के लिए 1 होगा। अब यहाँ पे 1 मोल है तो इसके 0.5 मोल है ऑक्सीजन के, इसका 1 मोल है तो ऑक्सीजन का 1 मोल है। और इसी तरह अगर पोटाशियम सुपर ऑक्साइड को देखेंगे तो इसमें फिर 1:2 रेशो में ये मौजूद है। तो कभी कभार ये आ जाता है कि विच वन हैज हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, या इस तरह आ जाता है, या ये फिर तो जब ये रिएक्शन करेगा पानी के साथ तो ये भी हो जाएगा, यानी पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड ये भी बन जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिलीज होती। इसी क्वेश्चन को इस अंदाज से पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिलीज प्रोड्यूस अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस अपॉन रिएक्शन विद वाटर। तो लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। यानी आप जरा एंगल्स डेवलप करें कि कितने एंगल से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो डी ऑप्शन है 87 में डी। 88, अब यहां हाँ 88 भी है, ये एस ब्लॉक से हैं सारे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द चैप्टर, ठीक है जी। अच्छा, व्हाट इज द जनरल रिएक्शन ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट्स विद क्लोरीन। 1A दे आर मेटल्स, तो क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, सो दे प्रोड्यूस आयोनिक कंपाउंड्स। सी ऑप्शन है 88 में, सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी 1A एलिमेंट्स क्लोरीन के साथ मिलके आयोनिक कंपाउंड्स बनाएंगे, मेटल हैलाइड्स। अच्छा आगे जाइए, तो कहते हैं कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइटेनियम। अब यहां से डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जरा आपका चंद मिनट आपके ले रहा हूं, इसलिए कि जरा इससे 2 क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आप इसको इस एंगल से देख लेंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। 30 एलिमेंट्स है ना ये डी ब्लॉक के, 30 एलिमेंट्स है ना, तो 30 एलिमेंट में से 10 जो हैं वो जरा डिफरेंट है, 10, और बाकी जो है वो यूजुअल कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे पहले में देखें, पहला पीरियड जो है तो 4s2 3d1 4s2 3d2 4s2 3d3, लेकिन फिर ये एलिमेंट आ जाता है, पहला एलिमेंट जो है वो क्रोमियम है, बाकी आप बुक से लिख लेंगे,
कि इसकी एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन और जो एक्चुअल है वो क्या है। ठीक है जी, लिख लूं मैं वो। अच्छा, तो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन ये है, मैं चले इनको पहले इस तरह लिख लेता हूं। पहले पीरियड में ये दो लोग हैं, कापर, क्रोमियम और कापर। फिर नियोबियम है नेक्स्ट जो है इस पीरियड में, नियोबियम, मोलिब्डेनम और इसके अलावा रिप्टीनियम, रोडियम, रोडियम, पैलेडियम है और इसके अलावा सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड। नेक्स्ट पीरियड ये सिल्वर है आखिरी। फिर नेक्स्ट पीरियड में सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं, प्लैटिनम एंड गोल्ड, प्लैटिनम और गोल्ड। तो इनकी एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन इधर है और इनकी जो एक्चुअल है वो मैं इधर लिख सकता हूं। मिसाल के तौर पे ये तो ये जो है इसकी एक्सपेक्टेड मैं लिख लेता हूं, लाइक आर्गान है, इसकी आर्गान के साथ मतलब आर्गान आप लिखेंगे वो इजी है क्योंकि ये थर्ड पीरियड में आते हैं। तो चौथा पीरियड है, एक्चुअली ये चौथा पीरियड है, तो चौथे पीरियड में आएंगे तो चौथा शेल है। तो आपने तीसरा जो नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखनी है, जो कि हीलियम, नियान, तो फिर आर्गान है। तो चूंकि ये चौथा है तो आर्गान की पूरी कॉन्फ़िगरेशन है और इसके बाद फिर चौथा पीरियड है और डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट, इस तरह हम लिखते हैं। लेकिन क्रोमियम फिर चौथा एलिमेंट है तो हम इस तरह लिखते हैं, D1 D2 मौजूद है, D3 मौजूद है, लेकिन D4 नहीं होता। ये आ जाता है फिर आपके पास S से एक इलेक्ट्रॉन जाकर D5 बना देता है। ठीक है जी। इसी तरह कापर है तो कापर में आ जाता है 4s2 और 3d9 एक्सपेक्टेड, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमेशा यही है सिवाय पैलेडियम के जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, D10 कर जाता है। बाकी सब में S से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। और कितने एलिमेंट्स हैं, ये पहले पीरियड में दो हो गए और फिर दूसरे में इस तरह है और आखिरी में प्लैटिनम और गोल्ड है। अच्छा, तो 3d9 तो ये होगा 4s1 और 3d10, ये यहां पर मौजूद है। ठीक है जी, यानी आप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे और वो आपने वो तरतीब याद रखनी है, वो जो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 आगे तकरीबन 3-4 मजीद याद कर ले तो बस फिर आपको आसानी हो जाएगी हर जगह। अच्छा, जैसे कि नियोबियम है तो ये 5s2, ये अब नेक्स्ट पीरियड है तो पांचवा पीरियड है 5s2 और 3d3 5s2 और 4d जो है 3 है, एक इलेक्ट्रॉन इसका जाएगा तो ये हो जाएगा 5s1 और 4d4। यानी नियोबियम है, इसी तरह मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम में फिर ये है 5s2 4d4, 5s2 4d4, तो फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये हो जाएगा 5s1 4d5। यानी अगर आप सिर्फ ये याद रखें ना कि पहले पीरियड में दो एलिमेंट है, कापर क्रोमियम, क्रोमियम कापर, दूसरे पीरियड में फिर ये वाले एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, एक एक इलेक्ट्रॉन एस का जाएगा और इसको फिर स्पेशली याद रखेंगे, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं। मैं इसको लिख लेता हूं, पैलेडियम जो है तो वो है 5s2 3d8, ये है 5s2 3d8 और इसके दोनों गए हैं तो ये होगा 5s0 3d10, बाकी सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब ये क्लियर है, याद कर लेंगे इस तरीके से। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी लेकिन ज़ाहिर है फिर ये आपका कंफर्म क्वेश्चन बन जाएगा। और अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर आप शुरू से डे 1 से ये कर लेते इस तरह थोड़ी सी, तो हर टेस्ट में ये क्वेश्चन आते और आप इसको एंजॉय करते कि ये क्वेश्चन आप शुरू से ही आपको आता होता। तो चले आगे जाएं, अब इसी टेक्निक को आजमाते जाएं। अच्छा, तो कहते कि ये है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम 4s2 3d2 आएगा। तो मैं इसे लिख लेता हूं, ये है 89 में 4s2 3d2, टाइटेनियम वगैरह में कोई एक्सेप्शन नहीं है, 89 में ये है सेकंड ऑप्शन। अच्छा, 90 कहते विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द इलेक्ट्रॉनिक हैज द कॉन्फ़िगरेशन, तो अब कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है आप देखिए, आखिरी सबसे बड़ा क्वांटम नंबर 5 है इसके लिए, तो ये पांचवा पीरियड है। इसका मतलब स्कैंडियम टाइटेनियम वाला जो सीरीज है वो नहीं है, बल्कि इसके बाद वाली जो सीरीज है यूट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुबिडियम, याद है आपको कना बल काल तब याद आवे मरदा फसान कार दे तुम्हारा टपी चार भी याद है के गाने याद है कितना नश याद बोले खस्ता खस्ता ये समझदार होने हुए से
रिदम के ठीक है ना यूट्रियम जर्कोनियम मोलिब्डेनम टेक्नीशियम रूटीनियम रोडियम पैलेडियम और दसी बस da batasu ka ke da ta zo pa di time ke 2 minute ya da wala sham uzay na kom wali چې دا تاسو وکړئ نو ماته پته ولګي چې تاسو څومره سیریس یاست تر څو به تاسو په موټر راغستې وي وړو به مو لکه روانېږئ به که نه موږ تاسو اکټیویټ کوو موټیویټ کوو به مو روانو به مو خو بیا به ته ځې که نه داسې خو زه نشم کولی چې زه راکاږم او چې زه لږ صبر والم ته بیا غلی راته کښېنې نو دا به تاسو کوئ او نه نه میلټینګ پوینټ بویلینګ پوینټ پکې نشته ګوره دا یاد ساتئ ٹھیک ہے غیر ضروری چیزوں بنا گو رہے ورزان بنا کرو سلیبس بس اسٹرکٹلی فالو کرو یو کوشچن بم آؤٹ نہیں ہو رہے اچھا بہرحال چلے آگے جائیں ہم بات کر رہے ہیں یہ ہے دی الیکٹرانک کنفیگریشن آف ٹائٹینیم تو یہ آئے گا 4s2 3d2 ٹائٹینیم پہلی سیریز میں ہے پھر کہتا ہے which of the following has the configuration of 4d10 5s0 पांचवें पीरियड में है ये तो ये है आपके पास पैलेडियम ये वाला 5s0 एस में जीरो किसी में नहीं है सिवाय पैलेडियम के दोनों इलेक्ट्रॉन गए हैं बस बाकी सबका एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है अच्छा नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2 आयन कॉपर का एटॉमिक नंबर इसने दिया है कि कॉपर जो है तो वो है 29 कॉपर 29 है तो 4s2 3d9 लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो 4s1 3d10 लेकिन ये कॉपर आयन की बात कर रहा है जनाब तो ये होगा S का इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा D का बाद में जाएगा तो 3d9 कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है ये चीजें कोई मुश्किल नहीं है बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए तो ये है फिर आगे कहता है कि 90 में A और 91 देख लें शाबाश 91 में बात हुई ये है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाफनियम अच्छा ये मैंने पहले कर लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाफनियम जो है हाफनियम किसमें आता है लैंथनम हाफनियम ये आखिरी है तो कौन सा पीरियड हो गया इसके केस में पहले पीरियड चौथा पांचवा छठा पीरियड है तो आपने 6s को देखना है तो जिधर भी 6s होगा वो कॉन्फ़िगरेशन आपका आंसर है 6s2 और फिर हाफनियम है लैंथनम हाफनियम तो 5d2 आ जाएगा ए ऑप्शन है यानी अगर आपने सिर्फ याद भी कर लिए तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है 91 में ए 92 का मैंने अभी कर दिया था वो सी से ही है 4s0 3d9 कॉपर की ये कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d10 और जब कॉपर +2 आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहां से एक जाएगा इधर से तो 3d9 कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है 92 में सी अच्छा 93 टेक्निक समय से सीख लिया करें ठीक है जी स्टडी कोई मुश्किल बात नहीं है तो टेक्निक सीखे कि ये चीजें इस तरह के क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं 93 में कहते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू सेकंड ऑप्शन है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड और साइक्लिक स्ट्रक्चर यानी इस तरह हो सकता है मिसाल के तौर पे आपने साइक्लोहेक्सेन लिया ठीक है जी और ये दो मिथाइल ग्रुप्स हैं एक मिथाइल ऊपर है ये वाला भी ऊपर है ये है हाइड्रोजन और ये इसको हम कहते हैं 1 2 3 4 तो ये है 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन लेकिन ये सिस है लेकिन अगर आप इसे ट्रांस करना चाहें क्रॉस कर लेंगे तो ये ट्रांस हो जाएगा और इसी तरह अक्रॉस डबल बॉन्ड भी हो सकता है CH इस तरह के ये हो CH3 हाइड्रोजन कार्बन CH3 और फिर हाइड्रोजन तो ये है सिस हमारे पास 1 2 3 4 ये ब्यूटीन है 2 ब्यूटीन है सिस 2 ब्यूटीन है इसका आपने एक और ख्याल रखना है अक्सर आ जाता है कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म किसके लिए पॉसिबल है तो याद रखें कि इधर जो ग्रुप्स हैं ये वाले आप इधर भी डिफरेंट होने चाहिए ये दोनों ग्रुप्स जो हैं ये ए और बी ये दोनों डिफरेंट हों और इधर अगर सेम ग्रुप्स हैं तो फिर सिस ट्रांस इसमें मुमकिन नहीं है इधर भी ये डिफरेंट होने चाहिए इस तरह का स्ट्रक्चर अगर है कि इधर अगर वो दोनों क्लोरीन दे दे मिसाल के तौर पे तो इसके लिए भी मुमकिन नहीं है तो एक दोनों जो कार्बन है डबली बॉन्डेड उनके साथ ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए तो जनाब ये है 93 में सेकंड ऑप्शन है 93 में सेकंड ऑप्शन 94 जनाब क्या मतलब नजदीक बता सिर्फ नगर का वायदा
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ द एटम एंड आयंस सिलेबस की जिससे दीवर है इस किस्म मख के बपके नजर कोऑर्डिनेशन नंबर होता कॉम्प्लेक्स था नोमेनक्लेचर था पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज और दब यूम न कवे ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो लेफ्ट साइड पे पेज है और राइट साइड पे पेज है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ द एटम एंड आयंस बाकी आपने नहीं करना सिलेबस में जो दिया गया है उसी के मुताबिक जाए जब आपका क्रिकेट मैच हो तो क्रिकेट मैच के लिए प्रैक्टिस की जाती है ना कि हॉकी के लिए हॉकी में आप जलील तो हो जाएंगे लेकिन कल का क्रिकेट का मैच आप जीत नहीं पाएंगे बस मैं आपको बता रहा हूं कि बुनियादी तौर पे सिलेबस के मुताबिक जाएं ठीक है जी तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज सब कुछ आपने छोड़ देना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है सिलेबस में आगे जाइएगा तो कहता है अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म तो फिर नेक्स्ट जो है 94 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन सल्फर एटम एंड द रिंग तो बस आपने हेट्रोसाइक्लिक में वही याद रखने हैं पायरिडीन में नाइट्रोजन मौजूद है पायरोल में नाइट्रोजन मौजूद है थायोफीन में सल्फर है और फ्यूरेन में ऑक्सीजन है ठीक है जी अच्छा तो ये कहता है कि एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये सी है टॉल्यूइन एरोमेटिक बेंजीन एरोमेटिक इवन पायरिडीन एरोमेटिक एलिसाइक्लिक हम कहते हैं कि ये साइक्लिक हैं बट नॉन एरोमेटिक लाइक आप कह सकते हैं ये साइक्लो जितने भी आ जाते हैं साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन साइक्लोपेंटेन या इस तरफ तो जनाब ये है 95 में सी ऑप्शन है 95 में सी और 94 में सेकंड ऑप्शन है ये हुआ 96 में कहते हैं कि अल्कोक्सी कार्बोनाइल बराए मेहरबानी जो जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके नाम याद रखें जैसे कि अल्कोहल का ये फंक्शनल ग्रुप है क्या कहलाएगा हाइड्रोक्सी यानी हाइड्रोक्सिल कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या हाइड्रोक्सी ग्रुप है और कीटोन का ये कहलाता है कार्बोनाइल एल्डिहाइड का ये ग्रुप कहलाएगा फॉर्माइल कहलाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ये वाला ग्रुप कहलाएगा कार्बोक्सिल कहलाएगा और ये जो ग्रुप है ये कहलाता है अमाइड ग्रुप ठीक है जी और ये कहलाएगा शाबाश ये क्या क्या होगा ना 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 एसिड हैलाइड का है लेकिन इसका नाम क्या है हेलो कार्बोनाइल कहलाएगा ठीक है जी और इसी तरह एनहाइड्राइड का अपना जो ग्रुप है जो इस तरह ग्रुप है ये एनहाइड्राइड कहलाता है एनहाइड्राइड तो ये फंक्शनल ग्रुप के नाम जो है और अल्काइल हैलाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो हेलो ग्रुप कहलाता है और अमीन का जो ग्रुप है ये वाला तो ये सिंपल अमीन ही कहलाता है अमीन अच्छा और जो नोमेनक्लेचर होती है आईयूपीएक्स के हर एक टॉपिक में उसमें मौजूद है तो आप ये याद रखें कि नोमेनक्लेचर में सफिक्स कहां से आता है लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अल्कोहल है तो सफिक्स ये है ये आता है तो आप कहते हैं कॉमन नेम तरीका ये है कि अल्काइल अल्कोहल होगा मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल प्रोपाइल अल्कोहल लेकिन आयोपिक नेम जो होगा वो अल्केन के डिराइवेटिव्स हैं तो अल्केन और ये ओल हम लगाते हैं सफिक्स इधर से आता है अगर आप कीटोन लेते हैं कीटोन ठीक है जी तो ये आपके पास ये वन सफिक्स आता है तो वही रूट नेम होगा अल्केन और ये वन आप लगा लेते हैं इसी तरह एल्डिहाइड का सफिक्स जो है एल्डिहाइड का सफिक्स जो है ये वाला है एल यानी नाम का पहला या आखिरी हर्फ जो है वो लिया गया है आखिरी इसलिए नहीं लिया जा सकता ये वाला ये पढ़ा फिर नहीं जा सकता ठीक है जी पढ़ा नहीं जा सकता तो इन्होंने और ये ई भी इसलिए हटाते हैं ताकि अल्केन है और अगर ई ना हटाएं तो लोग इसको अल्केनियोल पढ़ेंगे तो और भी मुश्किल हो जाएगा तो आयोपिक सिस्टम ने कहा कि यार चीजें आसान बनाए मुश्किल नहीं तो अल्केनियोल कौन पढ़ेगा अल्केनोल सिंपल ठीक है जी अल्केनन और अगर ई ना हटाएं अल्केनियोन पर कैसे पढ़ेंगे थोड़ा ज्यादा जब रहता हुए तो ये एल इसने लिया डी ई नहीं लिया तो ये आ गया अल्केन और ए एल ये हमने सफिक्स ये वाला लगा लिया ए एल ठीक है जी इसी तरह हर जगह से कहीं ना कहीं या पहला हुरूफ लिया गया है अमीन सिंपल अमीन तो उसको कहा गया अल्केनामीन मीथेनामीन इथेनामीन सही है तो ये है चलें जी आगे जाइएगा तो थायोफीन है ये 94 में सेकंड ऑप्शन
और 95 में सी ऑप्शन करेक्ट है, और 96 में अल्कोक्सी कार्बोनाइल, तो ये एस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप है, ये बी आता है। अच्छा, फिर 97 में कहते हैं कि विच कंडीशन इज नेसेसरी फॉर अ मॉलिक्यूल टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कायरलिटी होनी चाहिए। कभी कभार आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो आप सिर्फ ये देख लिया करें कि इसके साथ जो ग्रुप्स है वो डिफरेंट हो, लाइक ये हाइड्रोजन है और लेट्स से ये सी डबल OH है, ये एक आउट ऑफ द बोर्ड बॉन्ड बन जाता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ये OH है और ये इनटू द बोर्ड बॉन्ड है, लेट्स से हम इसको भी कर लेते हैं CH3। तो अब कार्बन के साथ चारों जो है वो डिफरेंट है, तो ये कार्बन कायरल कार्बन कहलाएगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर प्लेन पोलराइज लाइट इसके पास कर लेंगे तो वो रोटेट होगी। आगे जाइए। हाँ, 97 में सी ऑप्शन है, प्रेजेंस ऑफ अ कायरल कार्बन। 97 में सी ऑप्शन। 98 कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ इथाइन। हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ इथाइन, ये रिएक्शन की बात हो रही है, ये है हाइड्रोजन और हेलोजन। ठीक है जी, चले मैं लगा लेता हूं कि ये क्लोरीन है, तो ये इस तरह होगा कि ये एड होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर सिग्मा टूटेगा और कोई मार्कोनिकॉफ रूल नहीं इस्तेमाल होता। ये पहला स्टेप बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल चलेगा, लेकिन जब सेकंड स्टेप होगा तो वो इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिकॉफ रूल होगा, और वो ये है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल उधर ऐड करे जिधर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। तो हाइड्रोजन को आप इधर नहीं बल्कि इधर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा CH3 CH Cl और Cl, और ये जेमिनल हैलाइड्स कहलाते हैं। एक कार्बन के साथ जब हैलोजन सारे अटैच हों तो जनाब ये आएगा, इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ जिम हैलाइड। ठीक है जी, और विसिनल हैलाइड ऐसे होते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल ये है आपके पास यूं, तो जब CH2 ये है क्लोरीन और ये, क्या आपको इसका अंदाजा हो कि कब जिम हैलाइड बनते हैं और कब विसिनल हैलाइड बनते हैं। नेक्स्ट 98 में डी ऑप्शन है। 99 में कहते सोडियम अल्काइनाइड आर ऑब्टेन्ड व्हेन सोडियम अमाइड रिएक्ट्स विद। सोडियम अमाइड जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, 1 अल्काइंस के साथ। ठीक है जी, 1 अल्काइन, यानी ये वाला रिएक्शन है, सोडियम अल्काइनाइड आर ऑब्टेन्ड व्हेन सोडियम अमाइड रिएक्ट्स विद, यानी ये रिएक्शन है लाइक फॉर एग्जांपल आप ये ले लेते हैं C3 C ट्रिपल बॉन्ड विद C, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, आप जानते हैं टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक, तो अगर आप इसके साथ सोडियम अमाइड मिलाएंगे तो ये इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा एज ए प्रोटॉन, तो आपके पास एमोनिया आ जाती है और हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वह इस तरह है, CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इस पर नेगेटिव चार्ज है, सोडियम इसके साथ होगा, तो अब आप इसे कहेंगे सोडियम अल्काइनाइड। चूंकि ये प्रोपाइन है तो सोडियम प्रोपाइनाइड होगा, इथाइन होगा तो सोडियम इथाइनाइड आप लिखेंगे। ठीक है जी, तो यहां पे होगा 1 अल्काइन और ये एसिडिक होते हैं, ये इस वजह से हाइड्रोजन ये दे सकते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस अल्काइन अपॉन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम एमाइड एंड लिक्विड एमोनिया। अल्काइन कौन पैदा करता है, आपके पास जिस तरह भी हैलाइड्स हों, अच्छा ये रिएक्शन जो है ये कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस अल्काइन अपॉन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम एमाइड। याद रखें कि हमारे पास ये जो यहाँ पर ये रिएक्शन है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर ले लेता हूँ अल्काइल हैलाइड नहीं है तो विसिनल हैलाइड भी है और जिमिनल हैलाइड भी है। ये इस तरह होता है, देखें ये हमारे पास लेट्स से आपके तो विसिनल हैलाइड है, ब्रोमीन ब्रोमीन, तो ये हाइड्रोजन है, तो अगर आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर, ठीक है जी, तो इस तरह होगा कि ये जाएगा और ये अगर एज ए मतलब न्यूक्लियोफाइल है तो इधर आ जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो फिर ये जैसे कि इस वक्त है कि हमारे पास मौजूद है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये अल्कोहलिक मीडियम में है, तो अल्कोहलिक मीडियम में फिर ये एज ए बेस काम करता है, ये इसको रिमूव करेगा, इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप पे ये हो जाता है
कि ये ब्रोमीन तो रह जाएगा, वो हाइड्रोजन जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाता है और फिर ये हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्टेप में फिर इवन स्ट्रॉन्गर बेस का आप इस्तेमाल करते हैं, लाइक सोडियम अमाइड आप लेते हैं, फिर वो जो होगा अमाइड इसको रिमूव करेगा, ब्रोमीन ये जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इस तरह हमारे पास अल्काइन बन जाते हैं। तो अब ये कहता है कि कौन बनाएगा, तो जनाब ये दोनों बनाते हैं, विसिनल डाइहेलाइड और जेमिनल हेलाइड दोनों बना सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। अच्छा नेक्स्ट जो है आगे आगे ये है कि व्हेन टॉल्यूइन इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड इन हाईएस्ट परसेंटेज। ये टॉल्यूइन की बात हो रही है। टॉल्यूइन में मिथाइल ग्रुप है और मिथाइल जो है ये आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक्टिवेटिंग, और आर्थो पैरा ओरिएंटिंग है। जितने भी आर्थो पैरा है उनका कुलिया याद करें कि उनमें सिंगल बॉन्डिंग होती है, सारे उसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं बस। अब अगर आप इसको देखें तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड है OH ग्रुप में। अगर आप NH को देखें, NH2 को देखें, या इस तरह के ग्रुप को देखें NHR को, तो इसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, बस ये इनकी पहचान है। और जो मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप्स हैं तो उसमें ये एटम अटैच है लेकिन आगे इसका डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। मिसाल के तौर पे मैं अगर ये ले लूं, ये वाला, ठीक है जी, कीटोनिक टाइप ग्रुप ले लूं, फॉर एग्जांपल मैं ये ले लूं एल्डिहाइड वाला ग्रुप, फॉर एग्जांपल मैं ये ले लूं कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, फॉर एग्जांपल अगर मैं नाइट्रो ग्रुप ले लूं, तो जो एटम अटैच है आगे उसकी मल्टीपल बॉन्डिंग है। आर्थो पैरा में सारी सिंगल बॉन्डिंग, मेटा में आगे मल्टीपल बॉन्डिंग। जैसे चले अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताएं कि सायानो ग्रुप क्या है, मेटा ओरिएंटिंग है, बिकॉज आपने याद नहीं किया, आपको पता चल गया कि ये वाली कहानी है इसमें, समझ के बात। अच्छा जी, और एनहाइड्राइड ग्रुप अगर अटैच होगा तो वो क्या है, एनहाइड्राइड ग्रुप अगर बेंजीन के साथ अटैच हो जाए, ये वाला ग्रुप है, तो क्या होगा, ये मेटा ओरिएंटिंग होगा। हमें इससे कोई काम नहीं कि आगे क्या है, हमें इससे पता चल गया, ठीक है। तो इस तरह की ये वो टेक्निक्स होती है जो मैं कहता हूं ये सीखे, ठीक है जी, क्या क्या चीज आप याद करेंगे। अच्छा अब जैसे आगे जाइएगा तो यहाँ पे ये है कि आर्थो, क्यों कि आर्थो पोजीशंस दो हैं, ये दो पोजीशंस हैं, तो इधर ये आर्थो ओरिएंटिंग ग्रुप है, तो आने वाला जो भी होगा मिसाल के तौर पे क्लोरो है तो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो दो पोजीशन है, किसी में उधर जाता है किसी में इधर जाएगा, इसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा बनेगी। हाँ पैरा फिर दूसरे नंबर पे आएगा, मेटा बराए नाम बनता है, बिकॉज ये जो ग्रुप है ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। लंबी स्टोरी है ये, अगर आपने बेंजीन की ओरिएंटेशन इफेक्ट वाली कहानी डिटेल से पढ़ी हो। अच्छा 102 कहते व्हाट इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन इफ डेट फॉर हाइपोथेटिकल 135 साइक्लोहेक्साट्राईन इज 360। अगर इसके लिए 360 है, ये वाला कंपाउंड है 135 साइक्लोहेक्साट्राईन, अगर ये मिसाल के तौर पे इसके लिए 360 किलो जाउल है, तो ये 3 मॉलिक्यूल ऐड होंगे तो फिर आपके पास बन जाता है साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। तो अगर आप इसको हाफ मतलब 3 पे डिवाइड करें लेट से, तो एक बॉन्ड के लिए 120 आ जाएगी, 3 पे डिवाइड करें तो एक बॉन्ड के लिए 120 है। यहां पे देखेंगे बेंजीन इससे स्टेबल है, बेंजीन इससे स्टेबल है, तो ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ये 360 से कम होगी। कितनी कम होगी, ये 208 सही है, 480 ज्यादा है और 120 सिर्फ एक बॉन्ड के लिए है। तो अब ये वैल्यू आपने याद नहीं की बल्कि आपने टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए इस तक पहुंच गए हैं 103। तो 102 में सी ऑप्शन है, हाँ 100 में ये है डी ऑप्शन सॉरी 100 में डी, 101 में ए है और 102 में अभी हमने बात कर दी है कि सी ऑप्शन करेक्ट है। 103 पढ़ लीजिए, कहते कि द मेन रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर अल्केन्स विद हेलोजन अंडर यूवी लाइट, हेलोजन के साथ अल्केन रिएक्शन करते हैं, याद रखें अल्केन सब्सटीट्यूशन करेंगे, यानी एक हाइड्रोजन जाएगा और कोई और इस पे, तो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन होगी। ये है 103 में सेकंड ऑप्शन है, यानी इस तरह का रिएक्शन है। ये बड़े डिटेल से हो सकते हैं लेकिन चूंकि टाइम इतना नहीं होता
और आप इसको पढ़ भी चुके होंगे काफी मरतबा, तो मैं गैर जरूरी एक्सप्लेनेशन से बचने की कोशिश कर रहा हूं। ये इस तरह होता है कि मीथेन है और क्लोरीन है और यूवी लाइट है, तो एक इब्तदाई स्टेप में मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा और बाय प्रोडक्ट इसमें HCl है। हाँ, ये रिएक्शन आगे जारी है, वो आप जानते हैं, ठीक है जी। तो जनाब सब्स्टिट्यूशन है, फिर कहते हैं व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ 4 ब्रोमो 2 फ्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। जरा इसका टेक्निक सीख लीजिए प्लीज। स्ट्रक्चर आपने नहीं बनाना, बिल्कुल नहीं बनाना। इधर देखें, ये क्या है, आखिर में कहते हैं पेंटेन, तो ये क्या है, अल्केन है। तो फार्मूला ये होगा CnH2n+2, ये सही है। अच्छा, फिर कहता है कि ये है 2 मिथाइल पेंटेन, तो कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन है, तो C6H14 आ जाएगा। लेकिन फिर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स भी हैं, ये कहता है 4 ब्रोमो और 2 फ्लोरो, तो इसको क्या कर लेंगे, 12 कर लेंगे, फ्लोरो और ब्रोमो कर लेंगे, यही इसका फार्मूला है, ठीक है जी, जो मेन चीज होती है वो। अच्छा जनाब, तो डी ऑप्शन है 104 में, डी है और 105 में कहते विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, SN2 जो है ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो डी ऑप्शन कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यूक्लियोफाइल इज डबल देन रेट इंक्रीजेस 4 टाइम्स, यानी जो इसका रेट एक्सप्रेशन बनता है SN2 है, ठीक है जी, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक। तो इधर सबस्ट्रेट भी होगा, मिसाल के तौर पे CH3Br है, CH3Br है, और मिसाल के तौर पे हाइड्रोक्साइड है, मतलब आपने ले लिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिजोल्व करके ना पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में, ताकि सब्स्टिट्यूशन हो। तो ये इसके लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है और इसके लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर। तो अगर इसको भी डबल किया जाए 2x और इसको भी डबल कर दिया जाए 2x, तो 2 × 2 4x, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 फोल्ड जो है ये बढ़ जाता है। जनाब ये है 105 में, डी ऑप्शन है। 106 में सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड फॉलो SN1 मैकेनिज्म पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जरा एहतियात करें, जरा सीख लें इधर। पोलर प्रोटिक का रोल क्या होता है। पोलर प्रोटिक यह है कि ऑक्सीजन है और ये वाला ग्रुप मौजूद है, तो ये कैसे करवा देता है ये जो रिएक्शन है, बिकॉज ये अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, तो पोलर प्रोटिक को समझे। ये पोलर जो है तो ये कैटाइन को स्टेबलाइज करता है, ये जो भी कैटाइन है, मिसाल के तौर पे ये है, यानी ये पोलर साइड इसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। इसकी मिसाल ऐसी है पोलर प्रोटिक की, एक बड़ा पावरफुल मैन है, 2 हाथ हैं और 2 बंदे लड़ गए, ये आगे आ जाता है, दोनों को अलहदा करेगा, इसको भी पकड़ लेगा, इसको भी पकड़ लेता है। पोलर प्रोटिक ये करता है कि इसका ऑक्सीजन कैटायन को पकड़ लेगा और इसका जो हाइड्रोजन है ये आगे आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है ये उसको पकड़ लेता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास यानी इसका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसके साथ, ये बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड है, याद रखें, इवन ये हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रांग है, लेकिन हम इसको अक्सर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो इसने उसको भी पकड़ लिया और इसको भी पकड़ लिया, तब क्या होगा, बस ये भी स्टेबल वो भी स्टेबल, तो दायरे SN1 हो गया, ये टूट जाएगा, बन जाएगा, क्यों। लेकिन अगर इसको हटा दें और ये सिंपल थोड़ा सा पोलर हो तो ये इसको स्टेबलाइज करेगा, लेकिन उसको अटैक करने से रोक नहीं सकता। अब बात की समझ आ गई है, सही है ना। पोलर प्रोटिक, पोलर साइड एक को पकड़ लेता है कैटायन को, और प्रोटिक जो है वो न्यूक्लियोफाइल को, तो वो दोनों अब लड़ नहीं सकते, अपनी जगह पे चीखेंगे, कुछ नहीं होगा इनका, ठीक है जी। लेकिन अगर ये प्रोटिक ना रहे तो ये कैटायन को तो पकड़ लेगा लेकिन उसको नहीं पकड़ सकता, तो वो अटैक कर सकता है, ठीक है जी। तो फिर रिएक्शन हो जाता है SN2। तो जनाब 106 में बी ऑप्शन है। अच्छा जी, तो आगे जाइएगा। 107 कहता है कि व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन 2 क्लोरोप्रोपेन इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक मीडियम में अल्कीन बनेगा, यानी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा। 107 में बी ऑप्शन है, 107 में बी, यानी इक्वस मीडियम में अल्कोहल बनेगा। इक्वस मीडियम पानी जब होगा तो सब्स्टिट्यूशन होगी, लेकिन जब पोलर है, ठीक है जी, और ज्यादा पोलर नहीं है, ठीक है, पानी की तरह नहीं है, तो फिर जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। आगे कहते हैं कि विच रिएक्शन फॉर्म्स एन अल्कीन फ्रॉम एन अल्काइल हैलाइड।
अगर अल्काइल हैलाइड है, ठीक है जी, मिसाल के तौर पे अल्काइल हैलाइड, तो आपने अगर अल्कीन बनाना है तो ज़ाहिर है आप खुद जानते हैं कि क्या होना चाहिए, इधर से हाइड्रोजन जाए, इधर से ब्रोमीन जाए, तो एलिमिनेशन होनी चाहिए। ये कहते हैं कि विच रिएक्शन फॉर्म एन अल्कीन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, तो ये है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी यहां से हाइड्रोजन जाए, यहां से हाइड्रोजन जाए और उधर से हेलोजन, सो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाए। आगे है कहते कि आयोटिक नेम ऑफ ग्लाइसिरोल इज, तो ग्लाइसिरोल ये चीज है CH2CH, यहाँ पे OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, तो प्रोपेन है, और 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल, ग्लाइसिरोल भी कहते हैं, ग्लाइसिरीन भी से कहते हैं। तो डी ऑप्शन है 109 में डी है। अच्छा 110 में 108 में ये ऑप्शन आता है, सेकेंड ऑप्शन है 109 में डी। अच्छा 110, अब इसको जरा ख्याल रखें कि अब इसका ये मतलब नहीं कि आप एंगल याद रखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो उसकी टेक्निक भी सीख लीजिएगा, हर जगह अप्लाई करें। अच्छा ये है कहते कि द COH बॉन्ड एंगल इन मिथाइल अल्कोहल इज, ये कहता है कि ये जो है COH बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल। तो आपके पास क्लोजेस्ट चीज इसके साथ जो हो सकती है वो H2O है, तो अगर आप H2O का एंगल देखेंगे तो वो 104.5 है, लेकिन जनाब ये एक शेल वाला एटम है, कार्बन 2 शेल वाला है, ये जरा बड़ा होगा तो ये इसको रिपेल कर लेता है, तो ये एंगल 104 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब अगर आप इस लॉजिक को इस्तेमाल करें तो 90, 104 और 120 नहीं हो सकते, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें सी ऑप्शन है कि ये एंगल है 108.9। और इसी तरह सॉरी, इसी तरह बॉन्ड लेंथ भी हैं। अगर आप अपने किताब में तमाम बॉन्ड लेंथ को अगर आपने यकजा किया है तो इसमें ऑर्गेनिक बॉन्ड लेंथ की मैं बात कर रहा हूं, सबसे छोटा बॉन्ड कौन सा है? OH सबसे छोटा बॉन्ड है। सबसे बड़ा बॉन्ड ऑर्गेनिक में कौन सा है? कार्बन आयोडाइड, कार्बन आयोडीन कोवेलेंट बॉन्ड सबसे बड़ा है। सही है, ऑर्गेनिक की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे तो सबसे बड़ा बॉन्ड आयोडीन आयोडीन का है और सबसे छोटा बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन का है, लेकिन हम ऑर्गेनिक में बात करें। अगर आप इस तरतीब को भी कभी देख लें तो वैल्यूज भी आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, आपको खुद पता चलेगा कि किस बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है, OH है, NH है, ये जब बाकी वो दे देगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, CN। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, इसके लिए छोटे छोटे टेबल बंदा बना ले तो ये याद हो जाती है। अच्छा नेक्स्ट जो है कहते कि इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद X टू प्रोड्यूस Y। तो इधर देखें इस तरह के क्वेश्चंस, ये है ये कहते हैं इथाइल अल्कोहल, तो ये आ गया CH3CH2OH रिएक्ट्स विद X, वी डोंट नो कि ये X क्या है, और प्रोड्यूस करता है Y, अब इसका भी नहीं पता ये क्या है। आखिर में कहता है Y जो कहते हैं इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद X टू प्रोड्यूस Y विच in turn reacts with methyl chloride, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता है जो भी है मिथाइल क्लोराइड, और टू प्रोड्यूस इथाइल मिथाइल ईथर, यानी इथाइल और मिथाइल ईथर पैदा हुआ। तो सिंपल सी बात है कि ये जो एलिमेंट है, ये जो सब्सटेंस है, इट मस्ट बी सोडियम, या सोडियम इथोक्साइड बना, यानी ये बन गया है हमारे पास, ये आ गया है CH3CH2O, और ये सोडियम इसके साथ अटैच है, सोडियम इथोक्साइड, और इसने फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा दी और ये प्रोडक्ट बना। तो वो इन दोनों का पूछ रहा है, तो X जो है वो सोडियम है और Y जो है तो वो सोडियम इथोक्साइड है। ए ऑप्शन करेक्ट है, 111 में ए। तो आपने जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि प्लाना रिएक्ट विद प्लाना टू प्रोड्यूस X विच इन टर्न, तो आपने जरा इस तरीके से लिखना है, फिर इसके बाद स्पेस फिलिंग आप कर सकते हैं कि ये क्या हो। आगे जाइए 112, ओजोनालिसिस ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये देखें 2 मिथाइल ब्यूटेन,
CH3CH ब्यूटूइन है, तो 2 ब्यूटीन है। हाँ जी मास्टर वो कर देखिए भाई। हाँ देखिएगा कि ये ब्यूटूइन है, ब्यूटीन है ना, तो अब इसको इस तरह कर लें कि ये डबल बॉन्ड है, यानी यहां पर डबल बॉन्ड मौजूद है और ये है मीथाइल। तो ये वही कंपाउंड है जिसकी बात हो रही है, 2 मीथाइल 2 ब्यूटीन या ब्यूटूइन। कहते हैं ओजोनालिसिस की। याद रखें कि ओजोन जो है वो इस बॉन्ड को तोड़ देगा, इसको दोनों स्टेप्स वाइज तोड़ देता है और इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन अटैच होगा। तो ये जो चीज है ये CH3CCH3 ये क्या है, ये कीटोन है और ओजोन इधर भी अटैच हो जाएगा, ये CH आप कह सकते हैं या इधर अटैच कर लें। आगे है CH और फिर CH3, ये क्या है, ये एल्डिहाइड है, यानी इसको तोड़ दिया, खुद ऑक्सीजन एक इधर अटैच हुआ, तो ये इधर अटैच हुआ, तो ये कीटोन बना एसीटोन और ये बन गया एसिटल्डिहाइड। तो जनाब ओजोनालिसिस जब होगी तो 112 में डी ऑप्शन है, 112 में डी ऑप्शन है। अच्छा 113 कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। जनाब यहाँ पे लूकस टेस्ट जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के लिए होता है। लूकस रिएजेंट क्या है, लूकस रिएजेंट जो है तो ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेटेड HCl है। अच्छा फिर टॉलन्स रिएजेंट जो है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइज कर लेता है एल्डिहाइड्स को, कीटोन के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। टॉलन टेस्ट में सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसे कहा जाता है, सिल्वर की रिंग बनती है। अच्छा इसके बाद फिर है फिलिंग सोल्यूशन, तो इसमें क्यूप्रस ऑक्साइड आ जाती है, रेड प्रेसिपिटेट और बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ये भी आपके कोर्स में है, लेफ्ट साइड के पेज पे लिखा है। बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी रिड्यूसिंग शुगर के साथ CHO जिधर मौजूद होगा एल्डिहाइड वाला ग्रुप, ये उनके साथ रिएक्शन कर लेता है। हाँ बेनेडिक्ट सोल्यूशन की कंपोजिशन बुक में नहीं है, लेकिन याद रखें कि ये एक कम्प्लेक्स मिक्सचर है कि जिसमें कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी होता है और इसमें सोडियम कार्बोनेट भी मौजूद है। ठीक है जी, 3 रिएजेंट का, लेकिन उसकी कंपोजिशन याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये तीनों टॉलन रिएजेंट, फिलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, they react with aldehyde but they do not react with ketones. Which of the following is most reactive? Formaldehyde is most reactive because उसमें सबसे ज्यादा पोलर ये बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड सबसे पोलर है। लेकिन अगर इधर डोनेटिंग ग्रुप हो जाए लाइक CH3 तो फिर ये बॉन्ड जो है इसकी पोलैरिटी कम हो जाती है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। और फिर अगर दूसरे साइड पे भी CH3 आ जाए कीटोन तो ये और भी लेस रिएक्टिव हो जाएगा, क्यों कि ये भी डोनेटिंग ग्रुप है और ये भी है। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड में ये काफी ज्यादा पोलर बॉन्ड है और स्टेरिक हाइड्रस भी एक फैक्टर है। हाइड्रोजन इसमें बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो अटैक करना किसी का इधर आना आसान है, लेकिन ये जरा बल्कि ग्रुप होते हैं अल्काइल ग्रुप, तो लिहाजा स्टेरिक हाइड्रस भी एक रीजन है। सो फॉर्मल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव यहाँ पे। आगे कहता है कि पेंटानोइक एसिड इज द आयोपिक नेम। तो देखिए तरतीब ये है, ये जो पहला है COOH, इसको क्या कहते हैं, कॉमन नेम इसका फॉर्मिक एसिड है, आयोपिक नेम इसका मेथनोइक एसिड है। और अगर आप दूसरा लिखेंगे लाइक CH3 COOH, कॉमन नेम इसका है एसिटिक एसिड, आयोपिक नेम इसका है इथेनोइक एसिड। और अगर एक कार्बन और बढ़ा लें तो फिर कॉमन नेम इसका होगा प्रोपियोनिक एसिड, आयोपिक नेम प्रोपेनोइक एसिड। और अगर इस तरह CH3 CH2 CH2 और फिर COOH होगा तो ये कॉमन नेम ब्यूटारिक एसिड, आयोपिक नेम ब्यूटेनोइक एसिड। और अगर एक और भी बढ़ा दें CH2 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 इस तरह, और तो फिर इसका कॉमन नेम है वेलेरिक एसिड, आयोपिक नेम पेंटानोइक एसिड। तो अब जरा इसका फार्मूला बना ले, FAPB और V, समझ गए आपको, FAPB। लेकिन इस तरह नहीं याद करना, आपने इसके साथ कोई अल्फाज मिला के सेंटेंस बनाना है, तो खबर है पूछ हुई। और जितना सेंटेंस क्रेजी होगा आपको उतना ही इजीली याद होगा। अगर शरीफाना है तो इट विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक रहेगा ना। यानी जो बकवला गो आइडियल टकी बकवला गो वल्लाह का इत्तेफाक में बरकत है टाइप सेंटेंस था तैयार छो। आगे जाइए, तो जनाब ये है वेलेरिक एसिड 115 में A और
115 में ए है। 116 में कहता है कि Grignard reagent reacts with CO2 to form an addition product which upon acidic hydrolysis produces carboxylic acid. Chemical formula of the addition product is, जो एडिशन प्रोडक्ट है उसका केमिकल फार्मूला क्या है। अब आप ये ना कहिए कि ये Grignard reagent में नहीं, Grignard reagent तो सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन हैं, ठीक है जी। तो Grignard reagent वाले रिएक्शन आप इग्नोर बिल्कुल ना करें। तो ये है Grignard reagent, मिसाल के तौर पे मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका पूछ रहा है और इजी है ये। देखिएगा कार्बन पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है, ऑक्सीजन नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, और ये मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड है। तो नॉन मेटल, जो भी नॉन मेटल है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल, इससे तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वहां पे चले जाएंगे, ये वो एडिशन प्रोडक्ट है जो बन गया CH3 और ये CO नेगेटिव, फिर MgI और यहां पर है डबल बॉन्ड। तो ये इसका पूछ रहा है, तो ये है सेकंड ऑप्शन। 116 में सेकंड ऑप्शन है। और 117 कहते कि हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल प्रोड्यूस, नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस जो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड उससे बनते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये आप ले लें इथाइल नाइट्राइल और इसकी हाइड्रोलिसिस कर लेंगे तो प्रोडक्ट आएगा, यानी एक्चुअली इस तरह होता है, हाइड्रोजन आप ऐड कर लेते हैं इधर और प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CO और OH। 2-3 स्टेप्स में ये रिएक्शन होगा। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, तो आगे कहते हैं 118 में कि इथाइल बेंजीन अपॉन ऑक्सीडेशन बाय अल्कलाइन परमैंगनेट प्रोड्यूसेस, चाहे इधर जो भी हो, ये बेंजीन है, याद रखें कि यहां पे मिथाइल हो, इथाइल हो या कोई और ग्रुप हो, अल्काइल बड़ा ग्रुप, तो जब भी ये ऑक्सीडाइज होगा, जैसे KMnO4 वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीडाइज होगा तो ये कन्वर्ट होगा COOH में, ये आएगा बेंजोइक एसिड। चाहे मिथाइल बेंजीन हो जिसको टॉल्यूइन कहते हैं या इथाइल बेंजीन हो, जब वो ऑक्सीडाइज होंगे तो ये ग्रुप कन्वर्ट होगा COOH में। नेक्स्ट जो कार्बन है वो CO2 H2O वगैरह में, ये बाकी जो ग्रुप है तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये आएगा हमारे पास। आगे कहता है बेंजोइक एसिड आ जाएगा, 118 में C है, 118 में C। 119 कहते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू एसिड एनहाइड्राइड इज कैरिड आउट विद, तो याद रखिए स्ट्रॉन्गेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट OH जो निकाल सकता है किसी से वो है फास्फोरस पेंटॉक्साइड। तो आपके पास ये जो रिएक्शन है CH3C डबल बॉन्ड OH और फिर ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस ग्रुप के साथ ये कैटलिस्ट नहीं है, याद रखें P2O5 यहां पे कैटलिस्ट नहीं है बल्कि ये रिएक्शन है, ये इसको निकाल देगा और खुद कन्वर्ट होगा फास्फोरिक एसिड में H3PO4। ये है एक एसिटाइल ग्रुप और ये फिर दूसरा एसिटाइल ग्रुप, तो ये कहलाता है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है जी। तो ये है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। 119 में बी ऑप्शन सही है। 120 में ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्टरिफिकेशन, ये सही आसान है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड, सी ऑप्शन है। 120 में सी, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अच्छा, फिर आगे कहता है, अब ये इजी है, बाय केमिकल कंपोजिशन प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ CHON, ठीक है जी, चीजों को डायरेक्ट पढ़ लें, ठीक होगा ना, CHON तो क्या बन जाएगा, कौन प्रोटीन। अच्छा जी, तो 121 में आ जाएगा डी ऑप्शन। 122 में 122, अब ये प्रोटीन वाला और वो चैप्टर है मैक्रोमोलिक्यूल्स वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्रोटीन आर नॉट सिंपल प्रोटीन, यस डी ऑप्शन है न्यूक्लियोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन।
न्यूक्लियोप्रोटीन में फिर प्रोस्टेटिक जो ग्रुप है तो वो डीएनए फ्रेगमेंट होता है, और ग्लाइकोप्रोटीन में फिर कोई कार्बोहाइड्रेट टाइप चीज है। 123 में when the inhibitor reacts with the enzyme and form a strong covalent bond, it is termed as, बंदा मर जाता है इससे, सिंपल, ठीक है ना, वो प्रोसेस ही खत्म हो जाता है। जैसे साइनाइड आयन है तो ये उस एंजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है स्टेबल, ठीक है जी, जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, जो आखिरी चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है जी। और वो ऑक्सीजन अगर ना हो सके, अगर इस तरह का एंजाइम जो हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए ये वाला एंजाइम यूज कर ले, तो बस फिर क्या होगा, फिर मसला तो हो जाएगा, ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकेगी। तो जनाब इररिवर्सिबल इनहिबिशन है। रिवर्सिबल में ये होता है कि एंजाइम अटैच हो जाता है, ये जो इनहिबिटर है ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है, लेकिन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती, इक्विलिब्रियम बना लेता है, तो प्रोसेस की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जरा कम हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा, जो इररिवर्सिबल इनहिबिशन है उसमें परमानेंट बॉन्ड बना लेता है। फिर जो रिवर्सिबल इनहिबिशन है वो तीन तरह की होती है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव, ठीक है जी। कॉम्पिटिटिव यह है कि ये एंजाइम यानी जो सबस्ट्रेट है और यानी एंजाइम के साथ इनहिबिटर एक ही शेप में होता है, दोनों कंपीट करते हैं, ठीक है, जैसे आप कंपीट करें, बिकॉज एक ही है स्टूडेंट्स, सही है। और फिर नॉन कॉम्पिटिटिव में ये होता है कि इनहिबिटर को कोई परवाह नहीं है कि एंजाइम तो अपनी जगह पे अटैच हो जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं पर ट्रक के साथ अटैच होके तो सारे सफर तो स्लो हो जाता है, तो खबर आप पूछोगे ना। और फिर इसके बाद अनकॉम्पिटिटिव है कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट अटैच हो जाते हैं, फिर इसको याद आ जाता है यार कि मैंने भी तो हिस्सा लेना है जंग में, ठीक है ना, नाखिर आखिर कितलो तो की कंजली की लगता खबर है। हाँ, तो जनाब ये है 123 में बी ऑप्शन है। तास टॉपिक कतली तास बदा एनालॉजीज इलाबा पे पोए वैसे मासा वेल कनई तास वैसे सरस से गड़े बड़े हुए। 124 कहते कि पॉलीविनाइल एसीटेट एंड नियोप्रीन और सिंथेटिक एडहेसिव्स, बिल्कुल ये सिंथेटिक एडहेसिव्स हैं, नेचुरल नहीं है। नियोप्रीन वगैरह, रबर वगैरह ये इंसान बनाता है। अच्छा, 125 है, कहते कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन मोस्ट ऑफ द क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स में कॉमन चीज क्या है? पाई बॉन्ड। क्रोमोफोर वो ग्रुप है, डाई मॉलिक्यूल होता है ना, डाई मॉलिक्यूल, तो डाई मॉलिक्यूल का ये हिस्सा, ये वाला जिसकी वजह से कलर है, इसको हम कहते हैं क्रोमोजिन, ठीक है जी। और ये हिस्सा जो कि ऑक्सोक्रोम कहलाता है, ये हेल्प करता है डाई मॉलिक्यूल को कि स्टेबल रहे, कपड़े के साथ अटैच रहे, बॉन्डिंग टाइट हो, लेकिन ये क्रोमोजिन कलर देता है। क्रोमोजिन में फिर छोटे मोटे ग्रुप होते हैं और उनको कहा जाता है क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स में जो ज्यादा कॉमन चीज है वो है कि उनमें पाई बॉन्डिंग होती है। कुछ समझ के बात को? सिवाय एक है सल्फर के साथ, वो कुछ कॉटन के कपड़ों के लिए इस्तेमाल होती है। क्रोमोफोर्स में कॉमन चीज यह है कि इनमें पाई बॉन्ड्स होते हैं। और आखिरी बी ऑप्शन है 125 में बी है। 126 में कहता है कि मोनोमर ऑफ नायलॉन 66, तो दोनों में 6 कार्बन होंगे। नायलॉन इस पॉलीअमाइड, अमाइड 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 पॉलीअमाइड है, जैसे कि प्रोटीन भी पॉलीअमाइड है, ठीक है जी। नायलॉन पॉलीअमाइड है और इसमें हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड, तो इस तरह है नायलॉन, ठीक है जी, हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड, क्या है ये? शाबाश, NHA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ठीक है ना। तो जनाब हेक्सामिथाइलिन डायमीन है, यानी मिथाइलिन 6 हैं और एक OH इधर है एक इधर, तो हेक्सामिथाइलिन OH डायमीन, एडिपिक एसिड C2C2 4 और फिर एक C डबल OH दूसरा C डबल OH। वो रिएक्शन आपको याद होना चाहिए।